ठीक है, आज के लिए हम पढ़ेंगे रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, रिसर्च प्रोसेस से क्या मतलब है। मैंने काफ़ी सारी पिक्चर्स ले लिए, काफ़ी सारी बुक्स भी आपसे शेयर भी कर दूंगा। रिसर्च प्रोसेस, जब भी हम रिसर्च कंडक्ट करेंगे उसके कोई ना कोई स्टेप्स होंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, ये बात मैंने आपसे फर्स्ट क्लास में कवर कर दी थी कि जब हम टर्मिनोलॉजी सीखते तो हम क्या करते हैं, एक पूरा प्रोसेस बताते हो, कहते हैं इस प्रोसेस का ये याद है। हमने एग्जांपल मैंने कहा था अगर आपने हज करने जाना है ना तो कुछ 200 स्टेप है। उन्होंने क्या किया, उन 200 स्टेप्स को डिवाइड किया 6 में। ठीक है, उन्होंने कहा आराम पहनो, उम्रा करो, फिर सही है 5-6 स्टेप में डिवाइड कर दिया। तो हमें लगता था 6 स्टेप है, लेकिन हर स्टेप को ओपन करेंगे तो अंदर 20-20, 25-25 स्टेप है। फिर जो जितना एक्सपर्ट है उसको उतने ज्यादा नाम। अब वो गया, उम्रा भी 3-4 चीजों का नाम है, तवाफ का नाम है, सही का नाम है, हज का नाम है। अगली बहस, अब तवाफ किसे कहते हैं, सही किसे कहते हैं, वो फिर और ओपन करना शुरू हो जाएगा। तो जो जितना एक्सपर्ट होता है ना वो उतने ज्यादा नाम देना शुरू कर देता है कि ये 40 स्टेप है, शुरू के 10 स्टेप का ये नाम, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये, फिर आगे 3-3, 4-4। याद आया आपको। जैसे मैंने आपसे कहा एक दफा मैं टाइम वेस्ट करूंगा, आपसे कहूंगा कि भाई पहला स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा ये, फिर आपसे कहूंगा ये जो अपने 14 स्टेप फॉलो किए इसको वुजू कहते हैं। तो आइंदा मैं जैसे आपसे करूंगा क्या करूँ, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है जी, निम्रा। तो हमने भी वो वुजू की एग्जांपल कर ली थी कि एक दफ़ा मैं आपको तमाम स्टेप्स बता दूंगा। ठीक है, अच्छा एक और बात, फिर भी ड्यूरिंग क्लास कोई बच्चा आया तो मैं वापस से रिकॉर्डिंग पॉज कर दूंगा, फिर वहीं से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था एक दफ़ा मैं आपको बताऊंगा कि वुजू के स्टेप्स ये हैं, उसके बाद मुझे दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपसे कहूँगा वुजू कर ले। क्लियर है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा जब नमाज पे आएंगे तो मैं एक दफ़ा बहुत टाइम वेस्ट करूंगा, एक दफ़ा आपको बताऊंगा नमाज के ये स्टेप्स हैं, फिर कहूँगा इस पूरे प्रोसेस को नमाज कहते हैं। ठीक है, याद आया आपको। यही काम रिसर्च का है। रिसर्च के स्टेप्स आपको दिखा दिए जाएंगे कि ये सारे स्टेप्स हैं। फिर मैंने आपसे कहा था कुछ बुक में 4 दिए हुए हैं, कुछ में 6 दिए हुए हैं, कुछ में 10 दिए हुए हैं, कुछ में 40 दिए हुए हैं। फिर मैंने आपको ये बात भी समझाई थी, सब एक ही बात है। सही है। हाँ हाँ, जैसे मैंने आपको इसकी मिसाल दी थी, एक आदमी कह रहा है वुजू करो नमाज पढ़ो, दूसरे आदमी ने वुजू को ओपन कर दिया, नियत करो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, हाथ दो, ये करो, तो उसी एक स्टेप को उसने ओपन कर दिया। वही चीज मुझे अभी आपको दिखानी है। मैं आपको अभी मैं डिफरेंट बुक से लेके आया हूँ। जैसे स्क्रीन शेयर हो रही है ना, अब ये देखें। अब जी एक, सर। ये माइक पे ना बोलें, आप सिर्फ चैट में लिखें। एक मिनट रुकिए, क्योंकि ये जब मैक्सिमाइज होता है ना तो फिर चैट नहीं दिखती। हाँ ये देखें, अभी ना स्टेप्स दिए हुए हैं, हाइपोथेसिस ना, ऑब्जर्वेशन क्या, कंक्लूजन बनाया, दिख रहा है आपको। मैं ये दिकवन की बुक है। अगर मैं अगली पिक्चर में जाऊं, इसे बंद करते हैं। अब ये देखें, इसने भी स्टेप्स दिए हुए हैं। ये मल्होत्रा की बुक है मालूम। पहला स्टेप है प्रॉब्लम डेफिनेशन, दूसरा रिसर्च अप्रोच, तीसरा रिसर्च डिजाइन, फील्ड वर्क, डेटा प्रिपरेशन, रिपोर्ट प्रेजेंटेशन। इसने ये 6 स्टेप दे दिए। ठीक है, अब इस बुक को फॉलो करें, ब्राइमन किया, इसने भी कितने स्टेप दे दिए, 7। ठीक है, अब ये उमस खान है, इसने कितने स्टेप दे दिए। अच्छा जरूरी नहीं जिन दोनों ने 7 दिए उन्हें सेम नाम दिए, तो बहुत नामों का फर्क भी हो सकता है। हाँ मिलते जुलते हैं, एक कंसेप्शनल फ्रेमवर्क कह देगा, दूसरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कह देगा, तीसरा रिसर्च फ्रेमवर्क कह देगा। बात समझ रहे हैं, कोई मेथोडोलॉजी कहेगा, कोई मैथ, सब में फर्क है। हमने वो फर्स्ट क्लास में कर लिया था, सिनोनियम नाम की एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन वो इसलिए नहीं बताते कि वो फर्क जानना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। इस लेवल पे आप फर्क ना भी जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, आपके लिए सेम है। नहीं, आप कोई भी एक पढ़ेंगे, सब पढ़ लिया। अब जैसे देखिए इसमें कितने स्टेप दिए हुए हैं, देख रहे हैं, लेकिन आप जब 4 वाले पढ़ेंगे तो इसमें आप ये सब पढ़ेंगे। ये बात समझ रहे हैं, 4 वाले में ये सब कवर होगा, ये नहीं कि 4 वाले पढ़ेंगे तो ये सब नहीं पढ़ेंगे, उसमें भी सब पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे तब भी सब पढ़ेंगे। फर्क ये जो 4 वाला उसने शुरू के 4 को एक नाम दे दिया होगा। अब जैसे मैं आपको उमर सिकान दिखाऊं, जैसे ये देखिए, अब एक ब्राह्मण है, इसने भी, एक से दिखा देता हूँ, इसने ये स्टेप लिए हुए हैं। ठीक है, उमर सिकान से दिखा देता हूँ आपको। जी, पहला स्टेप क्या दिया हुआ है, अब ये तीसरा स्टेप क्या दिया हुआ है,
अब हाइपोथेसिस से पहले लिटरेचर पढ़ना था, लेकिन इसने सोचा कि हाइपोथेसिस बनाने के लिए तो कॉमन सेंस से ये सारे प्रोसेस से गुजर के आएगा, तो इसने क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू सर्वे ये सब खा गया। ये बात समझ रहे हैं? क्योंकि उसको पता था यहाँ तक तो पहुंचेगा ही नहीं जब तक वहां से सब गुजर के, तो ऊपर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट मीडिएटिंग, ये सब कुछ हो जाता है तो जाके फिर हाइपोथेसिस पे आता है। अगर ये चाहता बीच के 6 स्टेप्स और पैदा कर सकता था, लेकिन इसने नहीं किए। इससे अगला क्या है? डिटरमिन मेजर, ये हमने पढ़ा था, ऑब्जर्व ऑन ऑब्जर्व वेरिएबल। डिसाइड करेंगे कौन कौन सा ऑब्जर्व है, कौन कौन सा जो अनऑब्जर्व है, उनको मेजर कैसे करना है। इसमें उस प्रोसेस को हमने पढ़ा था, क्या था? ऑपरेशनलाइजेशन। याद आया आपको? ऑपरेशनलाइजेशन की हेडिंग के नाम से हमने पढ़ा था कि किस चीज को कैसे मेजर करना होता है। ये हम अनऑब्जर्व को कैसे मेजर किया जाएगा, इसको ऑपरेशनलाइजेशन कहा जाता है। तो बीच में सारे स्टेप खा गया। उसके बाद क्या? ये डेटा कलेक्शन, इसमें सैम्पलिंग वैम्पलिंग इसमें सब कवर कर दिया है। तो जो 4 स्टेप दे रहे हैं, जो 40 दे रहे हैं, दोनों कुछ को हम 40 में मजा आता है, कुछ को 4 में मजा आता है, कुछ दोनों याद होने चाहिए कि हम कंसाइज करके भी बता सकें और डिटेल में भी एक्सप्लेन करके बता सकें। एक ही बात है, ऐसा नहीं है। अगर अच्छा मजे की बात, दुनिया की हर बुक का मॉडल क्या है? ये पहला स्टेप क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये चैप्टर 1 में दे देते हैं। अगला चैप्टर इसी के ऊपर है, 2 चैप्टर। उसके बाद क्या? हाइपोथेसिस, 1 चैप्टर इसके ऊपर। उससे अगला टॉपिक क्या है? डिटरमाइन, 2 चैप्टर इसके ऊपर है। उसके बाद इसके ऊपर 4 से 5 चैप्टर है। उसके बाद डेटा एनालिसिस पे 2 चैप्टर है, बुक खत्म। 16-18 चैप्टर होंगे। तो ये जितनी हेडिंग्स होती है ना, हर हेडिंग वाइज चैप्टर होते हैं, क्योंकि पूरी बुक के अंदर आपको रिसर्च करना ही सिखाना है उन्होंने। ये बात समझ में आ रही है? तो जितने 14 स्टेप दिए उसने हर स्टेप पे 1-1 चैप्टर लिख दिया। जितने 4 स्टेप दिए उसने एक स्टेप पे 3-3, 4-4 चैप्टर दे दिए। ये बात समझ रहे हैं? एक ही बात है। तो अक्सर जिन बच्चों को नहीं आता ना ज़्यादा डिटेल में, वो एंड में कहते हैं कि सर वो 3-4 वाला करा दें। कोई फर्क नहीं पड़ता, 3-4 में भी आपने सारा कुछ वही करना है। एक सेकंड में चैट में देख लूँ कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है। चैट में बता दें, वरना फिर आगे बढ़े हम लोग। एक ही बात है। जब हम सारे टॉपिक पढ़ेंगे, मैं आपको सारे दिखाऊंगा, आपको लगे सब हो गया। किसी एक को भी करेंगे उसमें सब कवर होगा। हाँ, वो आगे, ताकि अब जब मैं डिस्कशन करूंगा ना तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो। ये अभी हम 3-4 स्टेप्स पढ़ चुके हैं, मजे की बात है। अभी मैं आपको रिलेट कराऊंगा कैसे पढ़ चुके हैं। जब हम हाइपोथेसिस बनाएंगे ना, तो फिर मैं आपसे कहूँ क्वांटिटेटिव वेरिएबल में ऐसा होता है, तो फिर कोई मुझसे पूछेगा नहीं क्वांटिटेटिव होता क्या है। मैं आपसे कहूँ नॉमिनल में काय स्क्वायर, तो कोई मुझसे पूछेगा नहीं नॉमिनल होता क्या है। तो फिर आगे मुझे जितनी भी बातें करनी है ना, वो फिर कोई पॉज नहीं, क्योंकि मैंने नोट किया था पॉज आ जाता है, टॉपिक ही चेंज हो जाता है। आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आपने कहा 2 नॉमिनल वेरिएबल, काय स्क्वायर आप पढ़ा रहे थे, वो पूछे नॉमिनल क्या है। अब काय स्क्वायर से स्टोरी हट के सब कुछ कहाँ जाती है? नॉमिनल के ऊपर। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि आइटम्स क्वेश्चन में अनऑब्जर्व वेरिएबल, बोलते ये क्या होता है। फिर सारी स्टोरी वहां से चेंज होकर अनऑब्जर्व पे आ जाती है। तो इसमें मैं प्री रैक कहता हूँ। आप कोई भी बुक उठाए ना, तो शुरू में की टर्म्स ये होते हैं कि पहले ये पढ़ लो, उसके बाद बुक स्टार्ट करो। ये बात समझ में आ रही है? ताकि फिर आगे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब ये सारे स्टेप्स हैं। अच्छा, उसमें एक और बात पढ़ाई जाती है, रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। अब आप कोई भी देखेंगे ना, अब देखें इसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है इसके अंदर, दिख रहा है आपको पीछे से? ये देखें, ये जो स्टेप दिए हुए हैं ना, इसी को थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। हर किसी ने स्टेजेस दिए हुए हैं, सेम चीज है, किसी में कोई फर्क नहीं है। थोड़ा सा फर्क आता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में। ये देखिए, जैसे अब जैसे क्वांटिटेटिव में पहला टॉपिक, ये बुक है ब्राइमन की मिक्स रिसर्च मेथड, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों से एक ही बुक में कवर किया हुआ है। अब देखें स्टेप 3, 4, 5, 6, 7 सेम हो गए, स्टेप 1 और 2 में फर्क आ रहा है। क्वालिटेटिव के अंदर शुरू के 2 स्टेप डिफरेंट है, ठीक है, ये क्वालिटेटिव के। बाकी 3, 4, 5, 6, 7 सेम है, शुरू के 2 चेंज हो गए हैं। ये इंशाल्लाह क्वालिटेटिव रिसर्च पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा पर्सपेक्टिव से मतलब क्या था। इसमें कुछ ना फिलॉसफीज ऐड हो जाती है, पॉजिटिविज्म पे जाना है, कंस्ट्रक्टिविज्म में जाना है, इंटरप्रेटिविज्म में जाना है, तो इंशाल्लाह तब डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हमारा फोकस क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर है, ठीक है। हाँ जाहिर है, मैं सिलेबस अपलोड कर दूंगा, ठीक है।
अब एक काम करते हैं, उमस खान को लेके चलते हैं। अच्छा, एक और बात समझ लें, जब भी किसी बुक में रिसर्च के स्टेप्स बताए जाते हैं तो रिसर्च के स्टेप्स के नाम पे वो क्वांटिटेटिव रिसर्च के स्टेप्स बता रहा होता है। ये भी बड़ा मसला है, ये समझ लें। ये बात समझ रहे हैं? जो बिजनेस रिसर्च मेथड की बुक होती है, जो एमबीआर की बुक होती है, लिखा क्या होता है? रिसर्च स्टेप्स। लेकिन होते किसके स्टेप्स हैं? क्योंकि उनको तो मेजोरिटी यही यूज हो रहे हैं ना। कुछ ऑथर जिन्होंने मिक्स मेथड, एक बुक में दोनों चीजें पढ़ानी हो ना, वो फिर थोड़ा ख्याल रखते हैं कि थोड़ा सा क्वांटिटेटिव में अलग करें, क्वालिटेटिव में। लेकिन मेजोरिटी बुक्स ने रिसर्च के नाम पे पढ़ाया क्या है? क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। ये हमने पहले डिस्कस किया था, थ्योरी टेस्टिंग, थ्योरी डेवलपमेंट वगैरह, याद है आपको? तो मेजोरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम आप थ्योरी टेस्टिंग ही कर रहे होते हैं ना, ठीक है? तो ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बच्चा कहता है सर रिसर्च मेथड की हेडिंग है लेकिन इसके अंदर वो हेडिंग मिसिंग है। तो उनसे मैं कहता हूँ वो हेडिंग हमने क्वालिटेटिव रिसर्च में पढ़ी थी। तो वो कहते हैं ये तो जनरल रिसर्च की हेडिंग है, इसमें तो दोनों बातों का ख्याल रखना चाहिए था, क्वांटिटेटिव का भी और वो कहता है क्वांटिटेटिव की तमाम हेडिंग तो मिल जाती है रिसर्च के अंदर लेकिन क्वालिटेटिव की नहीं मिलती। तो उसे बताना पड़ता है जब सिंपल रिसर्च मेथड का वर्ड लिखा हुआ है ना तो उसके अंदर भी क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड के थ्रू ही उसने काम किया होगा। यहाँ तक बात समझ? बिजनेस रिसर्च, सोशल रिसर्च, एमपी, कुछ भी हो। नहीं, मेरा पॉइंट है जो रिसर्च मेथड और बिजनेस रिसर्च मेथड की बुक्स में प्रोसेस दिया होता है ना, मोस्ट ऑफ द बुक्स के अंदर क्वांटिटेटिव का वही प्रोसेस जो रिसर्च मेथड का प्रोसेस उन्होंने दिया होता है। मतलब आप जो रिसर्च मेथड का प्रोसेस पढ़ेंगे ना, क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी सेम प्रोसेस है। ये बात समझ रहे हैं? क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में कोई अलग प्रोसेस नहीं दिया गया होगा, आपको सेम प्रोसेस दिया होगा। ठीक है, स्टार्ट करते एक सर बार। जी पूछें क्वेश्चन। सर सर चैट पे एक क्वेश्चन आया हुआ सर। चैट में क्वेश्चन, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च का हम वैसे कर चुके हैं ना डिफरेंस, ठीक है? ये बासित साहब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आप आसान जबान में बस ये समझ लें, एक लाइन के अंदर थ्योरी डेवलपमेंट करनी हो तो क्वालिटेटिव रिसर्च, थ्योरी टेस्टिंग करनी हो तो क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये वैसे देखा जाए तो ठीक नहीं है लेकिन एक मोटा मोटा डिफरेंस ही है। क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत कुछ है, केस स्टडीज होता है, एथनोग्राफी, फिनोमेनोलॉजी, ग्राउंडेड थ्योरी, बहुत सारे काम है। इसका एक काम थ्योरी डेवलपमेंट है। हाँ ठीक है, मेन नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि हम क्वांटिटेटिव में थ्योरी टेस्टिंग कर रहे हैं ना तो उसका जो एंटोनियम बन रहा था ना उस साइड से, तो उन्होंने उसका जिक्र कर दिया डिफरेंशिएट करने के लिए। अब जैसे मैं आपसे कहूँ आईयूबीएम में केस स्टडी लिखें, तो केस स्टडी लिखना भी करना भी ना क्वालिटेटिव में आता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम क्वांटिटी थ्योरी टेस्टिंग कर रहे थे तो उसको रिवर्स था, थ्योरी डेवलपमेंट मैंने सिर्फ उसका जिक्र किया, बाकी में जिक्र नहीं किया। कि जब हम क्वालिटेटिव पढ़ेंगे तो इसके अंदर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इसमें कौन कौन से टाइप है, फिनोमेनोलॉजी आती है, एथनोग्राफी आती है, बहुत सारी टाइप्स हैं। लेकिन फिलहाल बस मोटा मोटा ये कर लें, क्वालिटेटिव का काम क्या है? थ्योरी डेवलपमेंट। क्वांटिटेटिव का काम क्या? थ्योरी। इसमें भी बच्चे ने रट्टा मारा होता है जिसको लगाने की जरूरत नहीं है। वो रट्टा क्या है? थ्योरी टेस्ट कब होगी? जब होगी किसी चीज को टेस्ट करने के लिए पहले, तो इसमें बच्चा एक रट्टा लगाता है किसी भी टॉपिक के पहले क्वालिटेटिव होगी फिर क्वांटिटेटिव होगी, लेकिन रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। थ्योरी होगी तो थ्योरी टेस्ट होगी ना, थ्योरी को टेस्ट करने के लिए पहले थ्योरी डेवलप करनी चाहिए। तो किसी भी टॉपिक पे क्वांटिटेटिव रिसर्च करने से पहले क्वालिटेटिव होनी चाहिए, ठीक है? ये सारी डिस्कशन हम कर चुके हैं। आज का मेरा टॉपिक ये नहीं है, आज का टॉपिक मेरे स्टेप्स बताने से मैं डिटेल में जा नहीं रहा, ठीक है? चलते हैं, इन दोनों के स्टेप्स का डिफरेंस अभी तो हमने किया था शुरू के 2 स्टेप्स के अंदर। ये बासित साहब ने आई थिंक क्लास लेट ज्वाइन की है। खैर चलें। हाँ क्या नोट डाउन करना है? नहीं, आपसे शेयर करूंगा ना मैं, आराम से यूट्यूब की वीडियो देख के करते रहेगा। तो वैसे भी ये सब मैं शेयर कर दूंगा, मैं सब अपलोड कर दूंगा। अब एक वर्ड लिखा होता है रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। अब बच्चा रट भी लेता है कि सिस्टमेटिक प्रोसेस है, लेकिन डेफिनेशन की हद तक रटता है, उसको उसकी लॉजिक समझ में नहीं आती। जब एक से ज़्यादा स्टेप्स है, 5 से 6 स्टेप्स हैं, तो एक सिस्टमेटिक है दूसरा सिस्टमेटिक नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों का डिफरेंस पता होना भी ज़रूरी है। ठीक है, सिस्टमेटिक प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं। सिस्टमेटिक प्रोसेस क्या होता है इसकी एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान 3 फ्रूट है, एप्पल है, बनाना है, मैंगो है। आप कोई भी फ्रूट काटें पहले कोई फर्क तो नहीं पड़ता, एक ही बाउल में जाना है। तो पहले आप बनाना काटें, पहले आप एप्पल काटें, मैंगो डालें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इमेजिन करें मुझे चिकन कढ़ाई बनानी है, 3 ऑप्शन है, ऑयल है, अनियन है, चिकन है,
तीनों एक ही हांडी में जाने हैं। तो मैं अब सोचूं कुछ भी पहले डालो, क्या फर्क पता, जाना तो एक ही जगह है, तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। सबसे पहले क्या डालना है, ऑयल डालना। तो आप टेक्निकल टर्म्स में कहना चाह रहे हैं कि चिकन कढ़ाई में सिस्टमेटिक प्रोसेस है, पहले ये ही होगा, बाद में ये ही होगा, तीसरे स्टेप में ये ही होगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पहले मैं क्या कर लूं, डेटा कलेक्ट कर लूं, प्रॉब्लम बाद में देख लेंगे, ऐसा पॉसिबल है? वो क्या भूल जाता है, वो ये भूल जाता है कि सिस्टमेटिक प्रोसेस है, पहले स्टेप 1 ही करना है, फिर स्टेप 2 ही करना है, फिर स्टेप 3 ही करना है, ऑर्डर आगे पीछे नहीं करना। अक्सर बच्चे कहते हैं पहले मैं ये कर लूं बाद में ये वाला काम कर लूंगा, नहीं पॉसिबल। नहीं, सिस्टमेटिक प्रोसेस का मतलब ये जो रिसर्च में पहला स्टेप दिया हुआ है ना, जैसे आपसे कहा जाएगा पहले लिटरेचर पढ़ो, उसके बाद फिर डेटा, आप कहें नहीं पहले मैं डेटा कलेक्शन, उसके बाद फिर मैं इस पे आता हूँ, ये नहीं होगा। सॉरी, प्रीएक भी कह सकते हैं, जिस तरह आप याद रखना चाहें, लेकिन सिस्टमेटिक वर्ड का मतलब ये था कि सिस्टमेटिक प्रोसेस है, लाइन वाइज चलेगा, ऑर्डर आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, अब ये जितने भी देखें लिखा है ना टॉपिक्स, 1 2 3 4 5, अब ये नहीं पहले अब 6 कर लें फिर अब 3 कर लें, पॉसिबल ही नहीं है। करने में बैठेंगे तो रिसर्च खराब होगी। स्टेजेस है ना, स्टेज 2 पे तभी आएंगे जब स्टेज 1 पे आएंगे। ठीक है, सिस्टमेटिक लॉजिक समझ में आ गई। अब इसमें एक और चीज करते हैं, फिर अब हम करेंगे एक एक स्टेप्स को पढ़ना शुरू करेंगे, पूरा सेमेस्टर हमने यही करना है। आखिरी दिन क्या करेंगे, या आखिरी दिन तो 3 क्लास से पहले हो जाएगा। ठीक है, इंटरप्रिटेशन करने के लिए डेटा एनालिसिस होना चाहिए, ये एसपीएसएस की डेटा फाइल वगैरह हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर मैं आपको बाइवेरिएट कोरिलेशन का लीनियर रिग्रेशन, ये सब कुछ डेटा एनालिसिस में हो जाएगा। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक किस हेडिंग में आ रहा है। जैसे मैं आपसे पूछूं ये क्वेश्चन में किस में आने वाला है, डेटा कलेक्शन में आएगा, इंटरव्यूज किस में आएगा, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन किस में आएगा। ठीक है, ये कौन सा वेरिएबल का क्राइटेरिया क्या है, कैसे मेजर होगा, किसकी स्केलिंग क्या होगी, ये डिटरमाइन मेजर में आएगा। कायर स्क्वायर लगेगा, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब कहाँ आने वाला है, डेटा एनालिसिस में आएगा। ये कायर स्क्वायर, रिग्रेशन, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, वन वे अनोवा, ये सारे चैप्टर में हेडिंग में पढ़ने वाले हैं। पूरा ऐसा ही हेडिंग नंबर 6 था, ये बात समझ में, पूरा स्टेटिस्टिक्स का कोर्स हेडिंग नंबर 6 में था। तो हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो ये चार्ट आपके माइंड में होना चाहिए हम किस हेडिंग में इस वक्त है। जैसे हाइपोथेसिस के अंदर में नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, कॉन्फिडेंस लेवल, अल्फा, ये सब इस हाइपोथेसिस में कब 1 टेल 2 टेल ये सब इसमें कवर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ये सारी स्टोरी। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए हम किस हेडिंग में इस वक्त घूम रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें एक चीज मिसिंग है, इस बुक के अंदर एक हेडिंग और होनी चाहिए थी जो उसने नहीं दी। वो क्या, मैं आपको रिपीट कर दूं, रिसर्च करना एक अलग आर्ट है और रिसर्च रिपोर्ट बनाना एक अलग है आर्ट है। बहुत सारे लोगों को रिसर्च करना बहुत अच्छी आती है, लेकिन वो आर्टिकल नहीं बना सकते, रिपोर्ट नहीं, थीसिस नहीं बना सकते। कुछ लोगों को रिसर्च का कुछ नहीं पता, बस थीसिस आप उनसे बनवाएं, उसमें भी वही पैराफ्रेजिंग स्किल्स आ जाती हैं, कंटेंट की स्किल्स आ जाती है। बात समझ रहे हैं। और इसमें एक स्टेप मिसिंग है, वो स्टेप क्या मिसिंग है देखते हैं, कहीं और मेंशन हुआ हुआ है। ये जो लिखा है ना, इन्फॉर्म अदर्स, एक और कोई बेहतर वर्ड मिल जाए, रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड स्टेप नंबर 6, ये देखें, ये ज्यादा अच्छा दिया हुआ है। आखिरी क्या दिया हुआ है, राइटिंग अप, कि आपने भी पूरा थीसिस, पूरी रिपोर्ट बनाने कैसे है, ये बात समझ लें, लॉजिक क्लियर हो गई। तो पूरे कोर्स में पूरी बुक में हमने यही स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई भी बुक फॉलो कर लें। अब देखें, इसने सैम्पलिंग केसेस को ऐड कर दिया डेटा कलेक्शन से पहले, उस बुक ने सैम्पलिंग केसेस को ऐड, यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन और थ्योरीज लिखा हुआ है, वहां पे उसने क्या लिखा हुआ था, हाइपोथेसिस। ये बात समझ में आ गई, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे रिसर्च डिजाइन लिखा हुआ है, फील्ड वर्क लिखा हुआ है, वहाँ पे सैम्पलिंग का जिक्र नहीं है। यहाँ पे डेटा, वहाँ पे डेटा कलेक्शन लिखा हुआ था, देखा थोड़ा थोड़ा नामों का चेंज है। यहाँ पे एनालाइज डेटा लिखा हुआ है, सेम चीजें, थोड़ा थोड़ा नामों का फर्क है। आप काम एक गुजरेंगे, अब पूरी साइकिल सेम होगी। मतलब समझे कि पहले साइकिल में 10 स्टेप है, दूसरे में 10 स्टेप है, तीसरे में 10 स्टेप है, चौथे में 10 स्टेप है, टोटल 40 हो गए।
जो पहला साइकिल था, जो स्टेप नंबर 6 था, किसी ने उससे डोनेट करवा दिया, तो किसी ने स्टेप नंबर 5 से डोनेट करवा दिया। जो दूसरा साइकिल है 10 से 20 तक का, किसी ने हेडिंग नंबर 15 से डोनेट करा दिया साइकिल, किसी ने 16 से डोनेट करा दिया। ये बात समझ रहे हैं? आप कोई भी बुक फॉलो करें, कोई भी साइकिल फॉलो करें, पढ़ेंगे सेम चीज। तो इसलिए मैंने सब एक सामने रख दी ताकि फिर पिक्चर सामने होना समझने में ज्यादा आसानी होती है। ठीक है? हाँ, नहीं, अब क्वालिटेटिव रिसर्च जब आप एमफिल में लेके पढ़ेंगे डिटेल में, तो इसके अंदर आपको कंटेंट एनालिसिस सिखाया जाएगा कि क्वालिटेटिव डेटा की एनालिसिस कैसे की जाती है, कलर एसोसिएशंस पढ़ाई जाएगी, ये सब होता है, थीमेटिक एनालिसिस करवाया जाता है। आपको जब ये जो FBI मूवीज देखते हैं, ये जो पुलिस की मूवी FBI वाली मूवीज होती हैं, वो क्या थीम निकाल रहे होते हैं, पहले कत्ल में ये, दूसरे कत्ल में ये, तीसरे कत्ल में ये, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ना कर रहे होते हैं। ये बात समझ रहे हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं कि पहले और दूसरे का थीम सेम है, सेम तरीके से फॉलो किया जा रहा है। ये बात समझ रहे हैं? ये डिफरेंट है। एक शॉर्ट है क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस वगैरह सिखाया जाता है, तो उसका सॉफ्टवेयर भी डिफरेंट है। एक सॉफ्टवेयर NVivo के नाम से, NVivo, उसके अंदर कंटेंट एक वर्ड किसी ने कितनी दफा रिपीट किया, ये बात समझ। अक्सर मूवीज में दिखाया जाता है कि एक आदमी सामने से बोल रहा है, उसी की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो एक आदमी कहते हैं ये दोनों आदमी सेम नहीं है, कहते तुम्हें कैसे पता? वो कहता है जब वीडियो में रिकॉर्डिंग सुनो तो 1 मिनट में 106 वर्ड बोल रहा है, रियल वर्ड में जब बातें करा तो 1 मिनट में 90 वर्ड बोल रहा है, इसका मतलब सेम बंदे नहीं है, अलग अलग लोग हैं। जैसा कि लोगों ने बहुत मैसेज किए होते हैं, तो वो कहते देखो जब रेडियो की रिकॉर्डिंग थी ना, उसमें इसकी जो उर्दू की वोकैब के वर्ड कुछ और है, जब रियल में बात करें तो उसका वही कंसेप्ट किसी और वर्ड में इसने यूज किया है, इसका मतलब है ये। अक्सर मूवी में दिखाया जाता है एक आदमी होता है, जो 2 लोग होते हैं लेकिन शो एक क्या होता है, तो एक आदमी सामने होता है, दूसरा रेडियो पे होता है। लोग कहते हैं ये हो नहीं सकता, मतलब एक वक्त में 2 जगह कैसे, तो पता चलता है वो दोनों अलग अलग लोग हैं। तो वो भी इससे एनालिसिस कर रहे होते हैं। बहुत सारी मूवीज में दिखाया जाता है ना, बच्चों में नहीं होता है, पिक्चर दिखाते हैं, स्टोरी लिखो, हाफ स्टोरी लिख के कहते हैं स्टोरी कंप्लीट करो, होता है ना। तो सब क्वालिटेटिव एनालिसिस है। कलर एसोसिएशन वगैरह दिखा देते हैं, आधी स्टोरी कह के कहते हैं स्टोरी कंप्लीट करो, कोई पिक्चर दिखा के कहते हैं पिक्चर के बारे में आपको क्या दिख रहा है ये सब कंप्लीट करो। ये सारी बातें समझ रहे हैं? तो ये सब किस में आ जाएगा? क्वालिटेटिव एनालिसिस में। आप ये बोलें जो आपने पढ़ा है ऐसा ही वो सब क्वांटिटेटिव एनालिसिस था। तो जो बात मैंने आपसे पहले की, शुरू डिग्री से आपको जो प्रिपेयर किया जा रहा है, किस चीज़ के लिए किया जा रहा है? क्वांटिटेटिव के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। जब आपको शुरू में मैथमेटिक्स पढ़ाया गया, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया गया, डिस्क्रिप्टिव, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, बाइनोमियल, प्रोबेबिलिटी, पॉइसन, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, वन वे, अनोवा, रिग्रेशन, कोरिलेशन, chi स्क्वायर, ये सब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए था, क्वांटिटेटिव के लिए था। क्योंकि यूनिवर्सिटी के माइंड में था जब फ्यूचर में लास्ट सेमेस्टर में जाके थीसिस बनाएगा तो इन सब की जरूरत, तो यूनिवर्सिटी ने एज्यूम किया हुआ था इसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी होगी, तो इस सब की जरूरत भी पड़ेगी। अब ट्रेंड का थोड़ा चेंज हो रहा है, क्वालिटेटिव साइड पे आ रहा है, लेकिन हो सकता है थोड़ा टाइम और लगे। सिस्टमेटिक वाली बात समझ में आ गई। अब मैंने आपसे कहा था एक आखिरी चीज मिसिंग है यहाँ पर, वो क्या है? नहीं है। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है पूछे, वरना आपको कुछ और चीज दिखाऊं। अब राइटिंग आपका मैं आपको एक और ये देखें, ये मैंने बनाया हुआ खुद से। हाँ, प्रपोजल आते हैं। अब जब ये स्ट्रेस पे आएंगे ना तो ये पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या है। अब एक रिपोर्ट जो आपने मुझे बना के देनी भी है, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, और जो मुझे आपको असाइनमेंट भी समझाना है वो आपको दिखाता हूँ। मैं बताता हूँ आपको, पहले समझा दूँ ना अभी, वरना कन्फ्यूजन पैदा होगी। स्टूडेंट रिसोर्स मटेरियल क्या है? ये रहा, BRM, रिसर्च प्रपोजल, अब ये देखिए, जब आपने रिपोर्ट बनानी है तो आपने ये तमाम हेडिंग्स फिल करनी है। पहली हेडिंग क्या है? बोलें? अब्स्ट्रैक्ट। ये फिर आपको पढ़ाया जाएगा कि ये है सबसे पहले पर लिखा सबसे एंड में जाता है। सही है? जैसे आपने एक एग्जेक्टिव समरी नाम की चीज सुनी होगी, ठीक है? जब पूरी रिपोर्ट बन जाएगी तभी ना। तो मैंने इसके 5-6 मेन चैप्टर बनाए। पहले चैप्टर का नाम क्या है? दूसरे का नाम क्या है? तीसरे का नाम क्या है?
चौथे का नाम क्या है? पांचवे का नाम क्या है? कुछ यूनिवर्सिटीज आपको 4 देगी, कुछ 6 देगी, होगा इसी सब में। 6 वाला डिस्कशन को अलग करके कंक्लूजन रिकमेंडेशन 1 कर देगा, 4 वाला रिजल्ट्स को भी यहाँ पे डाल देगा, तो 4 से 6 के बीच में घूमेगा ये। ठीक है, अंदर सब हेडिंग्स में आते हैं। चैप्टर 1 में ये तमाम हेडिंग्स बोले, चलो इसे एक सेकंड में मैच कर दूं ताकि मेरे को चैट वाले मैसेज आ सके। जी देख रहे हैं ना सबको? जूम इन करूं। चैप्टर 1 की 1.1 क्या है? 1.2 क्या है? पेट्रोल प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चन, ये सारी चीजें। अब आपने पूरी रिसर्च कंडक्ट कर ली है, अब आपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया, हाइपोथेसिस। अच्छा ये जो 3.1.1 या 3.1.2 ये सब क्या है? ना 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 नहीं, मैं समझा देता हूँ। अभी फिलहाल आपके पास इसमें ज्यादा लिखने को नहीं होगा, सिर्फ एक एक लाइन होगी। मिसाल के तौर पर टाइप ऑफ रिसर्च में आपने बताना है क्वांटिटेटिव रिसर्च है क्वालिटेटिव, आपने बता दिया क्वांटिटेटिव है। मेथड ऑफ रिसर्च में आपको बताता मोनो है, मल्टी है, मिक्स है, आपने बता दिया मोनो है। ऑब्जेक्टिव में होता है एक्सप्लोरेटरी है, एक्सप्लेनेटरी है, डिस्क्रिप्टिव है, आपने कह दिया एक्सप्लेनेटरी है। यूटिलिटी में बेसिक अप्लाइड में से आपने बता दिया बेसिक है। वे में प्राइमरी सेकेंडरी में आपने बता दिया प्राइमरी है। अप्रोच में इंडक्टिव डिडक्टिव में आपने बता दिया डिडक्टिव अप्रोच है। टाइम होराइजन के अंदर क्रॉस सेक्शनल है लॉन्गिट्यूडनल है, आपने बता दिया क्रॉस सेक्शनल है। स्टडी सेटिंग में नेचुरल है आर्टिफिशियल है, आपने कह दिया नेचुरल है। टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपने बता दिया कॉजल है, कोई एक एक वर्ड का आंसर है। लेकिन ये भी पूरा चैप्टर है रिसर्च डिजाइन का, एक चैप्टर के अंदर सारी चीजें कवर होगी। जो चैप्टर नंबर 5 हमने पढ़ना है रिसर्च डिजाइन, उसमें तमाम हेडिंग रहेगी। अब कंसेप्ट के आखिरी फिलॉसफी आगे, कौन सी फिलॉसफी फॉलो की? जब आप कोई चीज डिटेल में पढ़ी होती ना, तो आप सबसे एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ लिख सकते थे कि अगर मैंने ये वाली टाइप यूज की दूसरी नहीं की तो इसके रीजंस क्या थे। लेकिन फिलहाल आपने कितना लिखना, एक एक, तो एक एक लाइन एक एक हेडिंग में सूट करेगा नहीं। तो फिर मैं इनसे कहता हूँ आपने 3.1 के जो पैराग्राफ लिखना है ना, उन पैराग्राफ में कम से कम इन 9 चीजों का आंसर होना चाहिए। लिखें चाहे आप एक ही पैराग्राफ, लेकिन वो पैराग्राफ पढ़ने के बाद मुझे 9 चीजें पता चलनी चाहिए कि आपकी टाइप क्या थी, आपका मेथड क्या था। आपको आप सबकी अलग अलग हेडिंग ना बनाओ, बना सकते हो वेरी गुड, नहीं बना सकते ना, कम से कम ये चीजें कवर, ये सारी चीजें उसमें मुझे। एक्चुअली मैं रिसर्च डिजाइन का वर्ड इसलिए यूज नहीं करा, जहाँ पे मैंने मेथड्स लिखा है ना, असल लोग यहाँ पे मेथड्स का डिजाइन लिखते हैं, तो कहीं आप ये ना समझें रिसर्च डिजाइन में सिर्फ ये आ रहा है, नीचे वाली चीजें नहीं आ रही। अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि अलग हेडिंग में था रिसर्च डिजाइन, तो इसमें ये 10 हेडिंग डाल देते हैं, सैम्पलिंग और पॉपुलेशन की अलग हेडिंग बनाते हैं। ऐसा मैंने नहीं किया, मैंने पॉपुलेशन और सैंपल को किस में डाल दिया, रिसर्च मेथड्स में डाल दिया। ये थोड़ी बहुत वेरिएशन है। कुछ लोग क्या कहते हैं 6 चैप्टर बना देते हैं, ये अलग चैप्टर और सैम्पलिंग का चैप्टर अलग, उसमें पॉपुलेशन और सैंपल की हेडिंग डालते हैं और ये चैप्टर अलग कर देते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन की हेडिंग अलग बना देते हैं, 8-9 हेडिंग्स में ले जाते हैं, मैंने 5 में ही कवर कर दिया है। ये बात समझ में आ गई? समझाने वाली बात है, सेम चीज है। जिसने 10 हेडिंग बनाई हुई है, जिसने 4 बनाई हुई है, सेम है। ये बात समझ में, फर्क नहीं है। जो आपको 4 हेडिंग्स लिखवाएगा वो भी सब कुछ लिखवाएगा, जो आपसे 10 हेडिंग लिखवाएगा वो भी सब कुछ। अब आपने पूरी रिसर्च कंडक्ट कर दी ना, अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कैसे करते हैं, स्टूडेंट को समझ नहीं आता कहाँ पे क्या चीज लिखनी है। मिसाल के तौर पे 1.1 में क्या लिखा हुआ है, अब उसको समझ नहीं आता बैकग्राउंड में लिखूं क्या, इंडस्ट्री का बैकग्राउंड लिखूं, टॉपिक का बैकग्राउंड लिखूं, वेरिएबल्स का बैकग्राउंड लिखूं, किसका बैकग्राउंड लिखूं, उससे अगली हेडिंग क्या है। अब वो कंफ्यूज होता है, जो टॉपिक का नाम है वही चीज प्रॉब्लम में लिख दूं। अगर वही चीज प्रॉब्लम में लिख दूंगा तो रिसर्च क्वेश्चन में क्या लिखूंगा, रिसर्च क्वेश्चन में लिखूंगा तो फिर ऑब्जेक्टिव में क्या लिखूंगा। तो अच्छा ऑब्जेक्टिव लिख दिया, फिर हाइपोथेसिस में क्या लिखूंगा। अब वो पता लिमिटेशन और स्कोप तो एक ही बात हो गई। ये बात समझ रहे, लिमिटेशन मतलब क्या कवर नहीं कर सके, स्कोप मतलब बाउंड्री क्या कवर नहीं कर सकते, ये क्या बात हुई, कंफ्यूजन पैदा होती है। फिर यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू है, लिटरेचर रिव्यू में क्या लिखना है और बैकग्राउंड फर्क क्या है दोनों में, ये सारी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। इसका मतलब है इसका अलग से पूरा कोर्स डिजाइन होना चाहिए, जिसके अंदर प्रैक्टिस करवाई जाती है। बीबीए में तो खैर करवाया जाता है, रिसर्च चार्टिंग रिपोर्ट के नाम से कोर्स। आप अगर जिसने बीबीए किया वो सब कुछ करके आया होगा, तो उसको बताया जाता है कि सेटिंग में क्या लिखना है, कि सेटिंग में क्या लिखना है। आपकी आसानी के लिए फिर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इस, ये देखिए, अब मैंने जब भी मैं कोई आर्टिकल लिखता हूँ ना,
तो जैसे मैक्सिमाइज करता हूँ, यहाँ पे मेंशन, मैंने अपने पास बुलेट्स बनाई हुई है हर हेडिंग की, दिखाता हूँ, मैंने सेकंड में हो, ये मैंने क्विज में डाल दिया, तो देखते हैं, चलिए ये देख रहे हैं कि ये हेडिंग होनी चाहिए, बैकग्राउंड के अंदर ये सारे पॉइंट कवर होने चाहिए। तो बुलेट्स है, जब भी मेरा आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं देखूंगा अच्छा ये कवर हुआ, ये कवर हुआ, ये कवर हुआ, ये बात समझ रहे हैं। नीचे मैंने लिंक डाला हुआ है कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ से उठाई हुई है। चलिए इसे इजी करके दिखाता हूँ ना। मैंने सर्च प्रपोजल, ये मैंने क्या वर्कशॉप कराई थी, इसमें दिखा देता हूँ। ये शॉर्ट में है, इसका डिटेल वर्जन भी मेरे पास पड़ा है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। इसके अंदर एक एक चीज़ ये देखें, बैकग्राउंड के अंदर क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम के अंदर क्या होना चाहिए, रिसर्च क्वेश्चन में क्या होना चाहिए। लेकिन ये वन पेजर है, आपको डिटेल वर्जन दूंगा, क्योंकि ये मैं वर्कशॉप में करवा रहा था, तो वर्कशॉप में बस 5-6 घंटे थे। मुझे पता है, मुझे बस एक हेडिंग दिखानी है, फिर आगे आधा घंटा बोलना है। लेकिन आपको इसमें से हो सकता है बहुत सारी चीज़ें समझ में, तो मुझे आपको डिटेल वर्जन देना पड़ेगा। पूरी पूरी बुक लिखी हुई है इसके ऊपर, बस सिर्फ आपको ये बताते हैं बैकग्राउंड में क्या लिखना है क्या। आपको सैंपल के तौर पे एक आर्टिकल दिखा देता हूँ मैं, ये तो वही हो गया। हाँ जी, मिल गया। टाइटल दिख रहा है आपको, ये मैं आपसे शेयर करूंगा। अब ये एक आर्टिकल है, पब्लिश आर्टिकल है, लेकिन इस आर्टिकल में है क्या, ये बस ये बता रहा है प्रॉब्लम के अंदर लिखना क्या होता है, इंट्रोडक्शन में लिखना क्या होता है, क्या चीज़ बैकग्राउंड में आएगी, क्या चीज़ इंट्रोडक्शन में आएगी, डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। ये बात समझ रहे हैं। इसके अलावा आप स्टेटमेंट और प्रॉब्लम में क्या लिखना है, रिसर्च क्वेश्चन लिखते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना है, कि लाइन का इंटरोगेटिव होना जरूरी है नहीं है, बात समझ रहे हैं। व्हाट कब लिखना है, हाउ कब लिखना है, ऑब्जेक्टिव में शुरू में टू क्यों लिखा जाता है, कौन सी फॉर्म यूज करनी है, ये सारी डिटेल इसके अंदर दी हुई है। हाँ, ये सारी डिटेल, किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, तो ये ओपन कर ले, वो बताएगा कि ऑब्जेक्टिव ये है और रिसर्च क्वेश्चन ये होगा। ठीक है, अब ये देखें नीचे इसने एक्सप्लेन किया assumption में क्या, अच्छा डिलिमिटेशन स्कोप को कहते हैं आपके लिए फिलहाल। स्कोप का दूसरा नाम क्या है, डिलिमिटेशन। इसकी वजह समझिएगा, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है, यहाँ पे लिमिटेशन दिया हुआ है, ऊपर क्या दिया हुआ है, डीम लिमिट। अब लिमिटेशन तो बाउंड्री के हम इससे बाहर नहीं गए, स्कोप भी बाउंड्री, तो बच्चा कंफ्यूज होता है स्कोप और लिमिटेशन में फर्क क्या है। इसमें है मोटा सा डिफरेंस क्या है, लिमिटेशन अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, वो बाउंड्री जो आपके कंट्रोल में, और स्कोप वो बाउंड्री होती है जो आप खुद अपने गिर डाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर लॉ एंड ऑर्डर आपके कंट्रोल में है, तो ये लिमिटेशन में आएगा, स्कोप में आएगा, लिमिटेशन में। लेकिन आपने यूनिवर्सिटी से डेटा कलेक्ट करना है, और आपने कहा मैं सिर्फ प्राइवेट से कलेक्ट करूंगा, तो आपने एक बाउंड्री ड्रॉ की है, ये किस में आएगा, ये डिलिमिटेशन में, स्कोप में आएगा। ये सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन है ना, ये बात समझ में आई। खैर मेंशन भी होगा यहाँ पे कहीं पे, ये देखें क्लास सामने देखें, आपको दिख रहा है जूम इन, ये देखें क्या लिखा हुआ है, लिमिटेशन नॉट, डिलिमिटेशन पे आते हैं। डिलिमिटेशन में क्या लिखा, सेल्फ इम्पोज, ये तो अभी सब एक लाइन पढ़ी है, तो जब पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अच्छा, मैंने जो अपनी फाइल बनाई हुई है, मैंने 45 बुलेट्स बनाई हुई है, जब भी मुझे कोई नया पॉइंट मिलता है मैं उसके अंदर जाके ऐड कर देता हूँ। ये बात समझ में आ रही है। तो हर बच्चे को ये अपनी फाइल बनानी पड़ती है, कल को मैं जब भी कोई आर्टिकल बनाऊंगा तो ये मेरी चेक लिस्ट है, मैं जाके चेक करूंगा अच्छा लिमिटेशन में ये 12 चीजें कवर होनी चाहिए, ये क्या मैंने कवर किया हुआ है। ये बात समझ में आ रही है। मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपको हेडिंग सिखाता हूँ, अब टेक्निक्स होती है ना, जैसे ये हेडिंग, हाँ बैकग्राउंड हो गया, स्टेटमेंट, रिसर्च क्वेश्चन में जैसे मैंने आपसे कहा कि वो कहते हैं इंटरोगेटिव बनाएगा, ये वर्ड यूज करेगा, प्रॉब्लम में जब आइडियल सिचुएशन लिखें पे हाउ एवर का वर्ड डालें, सारी टेक्निक सिखाएगा। उसके अलावा सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, दूसरा नाम मैंने क्या दिया हुआ है, जस्टिफिकेशन ऑफ स्टडी। इसमें भी आपको टिप्स देगा कि एक काम करें, पहले स्टेक होल्डर्स के नाम लिख दें, स्टेक होल्डर्स समझते हैं, हाँ, और फिर सबका बेनिफिट लिखें, हो जाएगा। जैसे मैं एक रिसर्च कंडक्ट कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा इस रिसर्च का एकेडमिशियंस को ये फायदा होगा, एक पैराग्राफ तो वहीं पे चला गया, स्टूडेंट्स को
इंडस्ट्री वालों को ये बेनिफिट होगा, इसको ये होगा, तो 2 पेज हो गए, तो मेरी रिसर्च की जो सिग्निफिकेंस है वो हो गई। मुझे बताना था मेरी रिसर्च कितनी जरूरी है कंडक्ट होना। तो अगर मैंने कहीं ये रूल ना पढ़ा होता कि पहले स्टेक होल्डर्स की लिस्ट बनाए और फिर सबके तो मुझे समझ ही नहीं आता मुझे लिखना क्या है यहाँ पर। ये बात समझ रहे हैं? यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? तो ये है तो एक ही चीज, लेकिन लोग रिसर्च के स्टेप अलग दिखाते हैं और रिपोर्ट के स्टेप, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि रिसर्च के स्टेप का जो आखिरी स्टेप है वो यही है, रिपोर्ट लिखो। ठीक है, तो रिपोर्ट के जो 35-40 स्टेप्स है ना, उसने एक ही में कवर कर दिए। अब हम हर हेडिंग को ओपन करेंगे, हर हेडिंग आगे तक ओपन होना शुरू हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? जो ऑनलाइन कनेक्टेड है उनका कोई क्वेश्चन है पूछें, वरना फिर मैं आगे बढ़ूं। नुसरत बीबी का क्वेश्चन है, क्लास देखें सिग्निफिकेंस में और लॉजिक समझते हैं। जब भी हम पीएचडी प्रपोजल के लिए अप्लाई करते हैं ना एचईसी में, आपको पता है 500 से ज़्यादा बच्चे पीएचडी करने बाहर जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, 1.5 से 2 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है, पता ना आपको इस बात का? तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च होती है। आपको ये साबित करना होता है कि रिसर्च करना जरूरी क्यों है। मैं पहले काम करता हूँ, पहले साइंस की एग्जांपल दे देता हूँ, साइंस की एग्जांपल से फिर मैं आपके बिजनेस की एग्जांपल में आता हूँ। जब हमने ऑपरेशनलाइजेशन पता है तो टूल, तो हमने थर्मोमीटर की एग्जांपल दी थी, वहां से भी ईजी हो जाएगा। मानो कि मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ, मैं नहीं कहता, अमेरिका वाला एक आदमी गवर्नमेंट से कहता है कि मुझे 50 करोड़ रुपए दो, मैं आपको रिसर्च करके दूंगा और बिजली कैसे बनती है। 50 करोड़ देंगे वो लोग? नहीं देंगे, उनका बिजली का मसला ही नहीं है। ये बात समझ रहे हैं? पाकिस्तान वाला क्या, मुझे 50 करोड़ रुपए दो, मैं आपको बताऊंगा पेट्रोल से बिजली कैसे बनती है। करेंगे प्रूफ? कहेंगे गाड़ियों के लिए पेट्रोल है नहीं, तुमने बिजली बनानी है। सऊदी अरब वाला शायद प्रूफ कर दे। पाकिस्तान में से मैं कहूँ 100 करोड़ रुपए तो रिसर्च के लिए हवा से बिजली कैसे बनती हो सकता अप्रूवल, क्योंकि ना मैं पेट्रोल मांगूंगा, बिजली का प्रॉब्लम भी है। तो जब भी मैं रिसर्च फंडिंग के लिए अप्लाई करूंगा तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा? सबसे पहले देखा जाएगा इस रिसर्च का इम्पैक्ट कितना है, फायदा कितना है। ये बात समझ रहे हैं? ये नासा के ऊपर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या होता है कि अरबों रुपए खर्च करते हैं, हमें क्या करना है, बाहर क्या हो रहा है, इससे अच्छा गरीबों की मदद करो। जो भी क्रिटिसाइज करते हैं क्या किस बात पे करते हैं, वो यही कहते हैं सिग्निफिकेंस नहीं है। आपने अरबों खरबों खर्च कर दिया, क्या फायदा हुआ? यही अच्छा अवाम पे लगाओ। पता ना आपको? बड़ी लंबी हिस्ट्री भी इसके, मतलब पहली दफा चांद पे जाना नहीं। आपने डार्क साइड ऑफ द मून डॉक्यूमेंट्री देखी है? देखिए, और उसमें क्या पूरा प्रूफ किया गया था, चांद में पहला स्टेप था, हॉलीवुड में शूटिंग ये वो फला चला। तो जब डार्क साइड ऑफ द मून, उसने प्रूव किया कि वो दिखाना चाहते थे कि चांद पे स्टेप रखा ही नहीं गया था, हॉलीवुड की शूटिंग हुई थी, पीछे शेडो आ रहा था, ये आ रहा था, करोड़ रुपए की फंडिंग दी थी मिसाइल के लिए। लेकिन आवाम से हम ये कहेंगे मिसाइल मारना लोगों को करना है, तो फंडिंग ओके नहीं होगी। तो चांद के नाम इस बात पे डाला गया, तुम नहीं जाओगे तो रशिया पहले पहुंच जाएगा, तो रशिया अमेरिकन से ऊपर चला जाएगा। इमोशनल ब्लैकमेल, समझ रहे हैं? सिग्निफिकेंस दिखाने पड़ते थे कि करोड़ों रुपए मिले। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में फंडिंग चाहिए तो सिग्निफिकेंस दिखाते हैं ना, कि देखो कुवैत के पास इतना पैसा था, इराक के पास इतना पैसा था, पावर नहीं थी, आर्मी नहीं, तो तबाह हो गए। अदरवाइज तो नहीं होगा ना, तो उसमें पैसा चाहिए, आपको दिखाना पड़ता है कि ये चीज, हाँ हाँ, कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट। तो जब आपको फंडिंग चाहिए 2.5 करोड़ रुपए की, 3 करोड़ रुपए की, तो दिखाना पड़ेगा कि भाई इस रिसर्च की जरूरत है, अगर रिसर्च नहीं होगी तो क्या क्या लॉस होगा। तो आपको सिग्निफिकेंस ऑफ हेडिंग में सारी गेम खेलनी होती है। स्पेशली जब हम पीएचडी के लिए बार अप्लाई करें तो बताते हैं आपके मुल्क को ये फायदा, मेरे मुल्क को ये फायदा। सही है? कि पिछले 8-10 साल से, 8-10 साल ज्यादा, 3-5 साल से क्या ड्रामा चला हुआ है, क्या ड्रामा चल रहा है। जैसे चले 8-10 साल के लिए जाते हैं आप नोट, अगर आप ऑस्कर्स भी देखें, इसमें तो गेम होती है, हमें देख सामने वाले का टेस्ट समझना होता है, सामने वाले का इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है। ये बात समझ रहे हैं? अब अभी मैंने रिसेंटली देखा, आप कोई भी चीज डालना वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर मिल जाता है, ओके हो जाता है। फीमेल्स को देते भी ज्यादा, फीमेल्स के टॉपिक के ऊपर कुछ डाले ना, कौन सा ओके करते हैं कि हाँ भाई ये अच्छा टॉपिक, इसके ऊपर करो। एक मूवी थी स्लम डॉग मिलियनेयर, देखिए आपने? नाम सुना है? अब इंडिया अच्छा खासा खूबसूरत कंट्री है, लेकिन इस मूवी में दिखाया गया स्लम में जो मेल है उसके हाथ पांव तोड़ के भीख मंगवाते हैं, जो लड़की उससे प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में डालते हैं, और दिखाया कि बड़ा आओ भाई अवार्ड लेके जाओ। अगर इंडिया दिखाता ना इंडिया बड़ा अच्छा कंट्री है, इसलिए पहले राउंड में अप्रूव नहीं होना था, जाओ रिजेक्ट। ये बात समझे? पाकिस्तानियों का भी वार मूवी देखी आपने? आप मुझे पहले राउंड में अप्रूव करा के दिखा दें। आप किसी बाहर की फिल्म को जो मेला होता है, आप पहले राउंड में भी अप्रूव नहीं करा सकेंगे। शमीन उबैद में क्या नाम है उसका?
हाँ, क्यों अप्रूवल की वजह क्या है? आप उन्हें शो करें कि आप लोग बहुत ऊंची नस्ल के लोग हैं और हमारा कंट्री बड़ा घटिया है, आपके यहाँ कोई मसला नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। देखें कैसे कैसे अवार्ड मिलते हैं आपको, अप्रूवल कैसे मिलते हैं आपको। वो अपनी मूवी में दिखाते हैं 10 पुलिस वालों ने जान दी एक सिटीजन को बचाने के लिए, कोई इतना नेक नहीं है वहां पर। हमारा वाला दिखाता है कि एक गुंडे ने गोली चलाई, 10 पुलिस वाले भाग गए। अब मजाक नहीं कर रहा, आप कभी नोट करें वहां पे देखें 10 एफबीआई वाले जान दे देते हैं एक सिटीजन के पीछे। तो वो कहते हैं कौन मुल्क को मतलब इमेज अच्छी दिखाएं हम अपने वालों को, और यहाँ का उल्टा है। तो इसी तरह जब आप कहें ना कि आप कोई भी पॉजिटिव चीज शो करें, मैं देखता हूँ अप्रूवल कैसे होता है। एक मूवी थी वाटर, पता नहीं आपको पता हो, उससे हिंदुइज्म की ऐसी तैसी करके रख दी उन्होंने कि जो बंदी मर जाती है उसको भी अलग कर देते हैं, उसको गंजा कर देते हैं, उससे प्रोसिक्यूशन करवाते हैं। ये कुछ भी नहीं था ऑस्कर में लेकर, क्योंकि इंडिया की बैंड बजा रहे हैं, हिंदुइज्म की रिलीजन की बैंड बना रहे हैं। अगर वो अच्छाई दिखा देते ना, पहले राउंड में अप्रूव नहीं होना था। इसलिए आप किसी मौलवी में मूवी बनाए, बच्चों को अब्यूज कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो जीत के भी आ जाए, लेकिन आप दिखा देगा वो कुछ अच्छा कर रहा है, वो पहले राउंड में भी अप्रूव ना करें, क्या जाओ रिजेक्ट। यही तो केस बन रहा था ना। तो जब आप पीएचडी का प्रपोजल ले रहे होते हैं तो अक्लमंद बच्चे क्या करते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं वहां पे देख के पीएचडी की प्रोफाइल्स क्या है, उन्होंने खुद किन टॉपिक पर रिसर्च की हुई है, उनके इंटरेस्ट कहाँ पे है, टारगेट बेस्ड टॉपिक बनाते हैं। जैसे मानिए ये 4 लोग हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर है, इनका डिजिटल मार्केटिंग में पीएचडी है, और मुझे पीएचडी के लिए अप्लाई करना, सुपरवाइजर करने में तो कुछ मिलेगा। अगर मैंने किसी और मार्केटिंग के अंदर अप्लाई किया तो ये तो मुझे सुपरवाइज नहीं कर सकेगा, हो सकता है चांसेस कम हो। तो पहले मैं इनके 3-4 आर्टिकल डाउनलोड करूंगा, इनको ईमेल करूंगा, तारीफ करूंगा, सर आपका आर्टिकल पढ़े बड़े अच्छे लगे, मेरा भी इंटरेस्ट इसी चीज के अंदर है, ये वो खुद मुझसे कहेगा। हमारी यूनिवर्सिटी ने भी पीएचडी स्कॉलरशिप दी हो, तुम अप्लाई क्यों नहीं करते? तो पूरा टारगेट बेस बनाना पड़ता है। मेरा इंटरेस्ट नहीं भी हो तो मैं इंटरेस्ट शो करूंगा, हाँ मेरा भी इसी फील्ड में इंटरेस्ट है, समझ रहे हैं? तो सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च की हेडिंग ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सिग्निफिकेंस का वर्ड तो समझते हैं, सिग्निफिकेंस होता क्या है? जस्टिफिकेशन दो कि अगर एचईसी कहता है कि मैं आपको 1.5 करोड़ रुपए देता हूँ, या बार की यूनिवर्सिटी कहती है मैं आपको 5 साल के लिए बुला रहा हूँ, 1.5 साल पे 1.5 लाख में स्टाइपेंड दे रहा हूँ, क्यों? तो आपको साबित करना होता है कि भाई मैं वापस आके वुमेन को जॉब करवाऊंगा, एम्पावरमेंट करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा, फला बम फोड़ दूं। तो फिर कहते हैं लेके जाओ। बात समझ रहे हैं? मैंने तो शुरू में आपको बीजे की, ये तो एक हेडिंग हम सिग्निफिकेंस को डिस्कस कर रहे हैं, इसका तमाम हेडिंग डिस्कस करने वाले। चलें कहाँ पे थे हम लोग? इन हेडिंग्स पे ये बात समझ रहे हैं। फिर एजम्पशंस हैं, रिसर्च करते हुए आपने क्या क्या एजम्पशन रखी हुई है, ठीक है? ये टॉपिक क्लियर है? चलें कोई क्वेश्चन है पूछें, वरना फिर मैं इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूं या पॉज करूं यहीं पे। क्लास चैट में बताएं कोई क्वेश्चन है नहीं है, मैं आपको असाइनमेंट एक्सप्लेन करूं। नहीं, चलें वीडियो कर रहा हूं मैं पॉज।